बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो एक मुहाजराई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज ख्याल ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा उसके बाद ये सूरत हाल सामने आ जाएगी कि अब मामला किधर को जाएगा। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं है। और आज भी वकला की जो तंजीमें हैं उन्होंने एक यौम स्याह का ऐलान किया था। एक साइड कह रही है कि हमारा यौम स्याह कामयाब हो गया है, दूसरी साइड कह रही है कि नहीं यौम स्याह तो कामयाब नहीं हुआ। और इसके साथ ही साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। तो उन्होंने अब ये एतराफ़ कर लिया है कि पिछले साल जब उन्होंने वजारत कानून से इस्तीफ़ा दिया था तो इस्तीफ़े की वजह ये थी कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की मुदाखलत पे जो 2 जजेस थे उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको प्रमोट करने का जो फ़ैसला था उसकी हमायत की थी, जिसकी कि बार कौंसल्स मुखालफत कर रही थी, लिहाजा उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। उन्होंने शाहज़ेब खानज़ाद साहब के प्रोग्राम में क्या कहा, ज़रा सुने। बात आपको ढकी छुपी नहीं है। जो उस वक्त की अस्करी क़यादत थी वो भी ऑन बोर्ड थे, जो सरबराह थे फ़ौज पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्रंटेशन है और तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में, इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने इसमें काफ़ी गारंटी के साथ ये बात की कि 2 आइनी इदारों में तनाव नहीं होना चाहिए और आप ये मामला जो है इसको सुलझाने की तरफ जाएँ। तो उस बैकग्राउंड में जो वोट था वो हुकूमत ने मुझे हुक्म किया कि जी आपने वोट जो है वो चीफ जस्टिस साहब के जो नॉमिनेशंस हैं हमने उनको एग्जामिन किया, आप वोट देंगे। तो अब वो जो 2 जजेस हैं जिनके हक में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वोट दिया हुकूमत के कहने पे, अब वो 2 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं। इसके 2 मतलब हैं कि बहुत अच्छा फ़ैसला था, बहुत जो साबित कदम किस्म के जज हैं, बड़े प्रोफेशनल इंटेग्रिटी वाले जज, उनको लाया गया। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि उस वक्त भी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उनकी डिक्टेशन पे मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने अपने वज़ीर कानून से कहा सरेंडर। बार कौंसिल जो भी कह रही हैं छोड़ो इनको, जो मर्जी कहती रहें, सरेंडर जैसे चीफ साहब कहते हैं आप वैसे करेंगे। और इन्होंने वैसे ही किया। उस वक्त जब हमने एहसन भून साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, पिछले साल अक्टूबर में हमने उनसे पूछा कि भून साहब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, तो मोहतरम भून साहब ने हमें क्या बताया था, ज़रा सुने। मैंने उनको ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि बार एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है और तमाम बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल का ये मुतफ़िका ये स्टैंड है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन करें और इससे पहले आप इसको रिज़ाइन कर दें। हमारी राय को उन्होंने फ़ौक़ियत दी है और उन्होंने ये कुर्बानी दी है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर दोबारा वो वज़ीर कानून बन गए और अब वो मुहाजराई में सबसे आगे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उनके एक सीनियर साथी चौधरी एतजाज़ हसन साहब वो इस मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा किन अल्फाज में ले रहे हैं, ज़रा सुने। एक तरफ नजरिया ज़रूरत खड़ा है, एक तरफ उमर अता बंदयाल खड़ा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ नजरिया ज़रूरत खड़ा है यानी कि जस्टिस मुनीर खड़ा है, दूसरी तरफ उमर अता बंदयाल खड़ा है। और आज हमारे साथ एहसन भून साहब भी मौजूद हैं जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर वकील हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जनाब नवीद मलिक साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भोन साहब से शुरू करूं। बड़े हैं सर, बिल्कुल। भोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। भोन साहब आप ये बताएं कि एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो आपके मोहतरम, वो कहते हैं एक तरफ नज़रिया ज़रूरत है, दूसरी तरफ उमर अता बंदयाल है, लेकिन एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ है और दूसरी तरफ एतजाज़ एहसन भी है। ये अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को कंफ्यूज नहीं कर दिया? मैं ये समझता हूँ कि हमने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया। बात यह है कि एक तो मैं बात करूँगा आज़म तारड़ साहब की और दूसरी तरफ हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके लिए मैं ये दुआ करूँगा।
जनाब चौधरी एतजाज़ हसन साहब, आज सुबह भी मिला हूँ, उनको बड़े अदब से सलाम भी किया है। तो बात ये करने वाली है कि ये बात मौजूदा हालात में, मैं ये समझता हूँ कि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को इस इशू में ड्रैग किया है, उसकी मिस हैंडलिंग उन्होंने की है। इसलिए नज़रिया ज़रूरत की बात नहीं, बात सिर्फ ये है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। ये हर वकील का, हर जज की इंटरप्रिटेशन हो सकती है आर्टिकल 224 को मद्देनजर रखते हुए। जब एक जज ने हुक्म दे दिया कि 90 डेज में करें, जस्टिस जवाद उल हसन, उसके खिलाफ हुकूमत ने अपील की, 2 जज साहबान के पास थी, इसी तरह KPK में पड़ा था, तो उसमें हमारे 2 मोहतरम जज साहबान ने एक सर्विस मैटर में खुद ब खुद एक नोट लिख के भेज दिया, जिस पे जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अपनी मौजूदा सूरत हाल को मैं देखूं तो उन्होंने शायद अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन करने के लिए उनके उस रिक्वेस्ट को मानते हुए उन्होंने ये मैटर टेकअप कर लिया। जबकि मैं ये समझता था कि जब ये मामला सामने आया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 3 दिन में नीचे डिसाइड कर दें, तो उन्होंने उनको अपनी कोर्ट कंसोलिडेट कर लेनी चाहिए थी। चूंकि उस अपील का फैसला 4 दिनों में, 6 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में आना था और उन सारों ने एक ही फैसला देना था। बाकी 4 जजेस मैंने ये नहीं कहा कि 90 डेज के बाद दें जी। इसलिए ये खामखा हमारे कुछ दोस्त जो अजीज जो हमारे बड़े हैं वो खामखा अपनी जाती खिफत मठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को महादराई में, उनकी अपनी कोई हो सकती है, PMLN से हो या PTI से हो या किसी से मुखालफत हो, मुआफकत हो, उनके चूंकि सारे पॉलिटिक्स करते रहे हों, उनके अपने मामलात हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता, मैं आई एम नॉट होल्डिंग द ब्रीफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक बार के नुमाइंदा के हैसियत से ये बात करूंगा। एक और बात अर्ज करता चलूं, बड़ी खास जरूरत है, जो मैं तारड़ साहब का मैंने बयान आपने सुना, मैं इस पे एक बड़ा कमेंट करना चाहूँगा। ये सारे एहसान फरामोश लोग हैं। इसमें PTI का आप बयानियाँ देख लें, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ ये किया, जनरल फैज़ ने ये किया। अभी ये इधर से बात आ रही है कि हमारे साथ जनरल बाजवा साहब ये हाथ कर गए। भाई इन सारों को उंगली से पकड़ के पहले PTI को लेके आए और फिर PMLN को लेके आए बाजवा साहब। बात समय ही वाज एबल जनरल, मैं तो ये कहूँगा ही वाज एबल जनरल, वाई दैट्स वाई ही वाज देयर फॉर 6 ईयर्स। और इन सारों ने उसके फीडर से दूध पी के आज जवान होके बैठे, आप बातें करते हैं। वो तो उन सारों में जनरल बाजवा के दूध से फीडर पीने वालों में मोहतरम आजम नजीर तारड़ साहब भी तो शामिल हो गया ना, खुद ही उन्होंने बता दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा किसी एक को निकाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत, बिल्कुल ठीक है, जो जिस तरह वे ब्लेम करते हैं और टीवी पे बैठ के बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे जरा आगे जरा थोड़ा सा मूव करने दें, क्योंकि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो पहलू बदल रहे हैं, उन्होंने भी को बात करनी है। फैसल चौधरी साहब ये बताएं कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई है, स्टेट बैंक ने भी जमा करा दी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी जमा करा दी, इलेक्शन कमीशन ने भी जमा करवा दी। इतलात यही है कि इलेक्शन कमीशन को जो 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम करने का जो हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब ज़ाहिर बात है, अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना है, दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने आप को बचाना है। दोनों बच जाएंगे या दोनों बर्बाद हो जाएंगे? मेरे ख्याल में सर पाकिस्तान बर्बाद होगा और बर्बाद हो रहा है। मीर साहब, मेरी, आपकी, एहसन भाई की, नवीद की, हम सब की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन हमारा बेर मिनिमम कंसेंसस है कि आइन के तहत, लोगों की ख्वाहिशात के तहत नहीं, आइन के तहत मामले चलेंगे। आइन में 224 में क्लियरली लिखा गया कि 90 डेज में इलेक्शन होगा। तो अब आप और मैं मिलकर खोज लगाएं ना, ये इनकी हिम्मत नहीं है जिन्होंने रिपोर्टें जमा कराई हैं, जिनके जो ये पार्लियामेंट में करें, इनकी हिम्मत नहीं है। पीछे कौन है? कठपुतलियों को नचाने वाला कौन है और मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने वाला कौन है? इस तरह से मामलात
परचून की दुकान के नहीं चलते जिस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। ख्वाहिशात के ताबे मुल्क नहीं चलते। मुल्कों की फिर तारीख़ आपने देखी है, जब ये मामलात ख्वाहिशात के ताबे हुए तो फिर नुकसान हुआ, और हम भी उस नुकसान में बिल्कुल तेज़ी से लुढ़कते हुए जा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं कर रहा, कोई कहाँ पे भी बैठा हो, वो जाके हर किसी के अपने अपने मतलब हैं, हर किसी की अपनी अपनी मामलात हैं। हम बार में इलेक्शन हर साल हमारा होता है वकला का। ये नवीद हमारा भाई है, ये हमारा प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट बार का। ये अगले साल ये कहे और इसकी कैबिनेट कहे कि अगले 5 साल हम बैठे हुए, कोई इलेक्शन नहीं होने, वकील तो नहीं होने देंगे। ये पिछले जब हमारे सदर थे उनको ये जब उनका टेनर मुकम्मल हुआ, नवीद साहब इलेक्शन जीत के आ गए। ठीक है, हम सब ने इनका इलेक्शन भी लड़ा, इन बहुत सारे दोस्तों ने मुखालफों का लड़ा। एक तरीक़ेकार है मुखालफत जमहूरियत में, आप दूसरी बात पर बर्दाश्त करते हैं। इमरान खान का अगर किसी को पसंद है नहीं पसंद है, लोगों से पूछ लेना, लोगों से पूछ लें भाई आपको कौन सी पार्टी, जिसने आप जमहूर का मतलब तो इलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन इस तरह से नहीं होने तो मैं माज़रत चाहता हूँ, ये उनका जो रिपोर्टें जमा हुई हैं इससे तो ज़रा ज़ाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद रुकवाया गया है जानबूझ के, मिली भगत करके। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट आज खड़ी नहीं हुई और लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े नहीं हुए तो सर फिर रियासत पाकिस्तान में अदलिया ख़त्म है। मतलब कल आपका शो बंद हो जाए, आप पैमरा में आपके ख़िलाफ़ जाएंगे अदालत में, अदालत का ये शो खोलो, पैमरा कहे जी मैं नहीं खोलता, जाओ जो करना कर लो। हम में से कोई बंदा बेल लेने जाए, जज साहब तो सर ये तो कागज़ पे चलते हैं ना जी, वो बेल लें और वो कहीं कहे पुलिस वाला कहे जी जाओ जज साहब जो करना जी, बंदे मेरे नाल ने, मैं तो नहीं छोड़ता बंदे को, तो निज़ाम तो ख़त्म हो गया। फिर तो ख़त्म होगी हर चीज़। गलत फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, चले किसी को कोई लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, लेकिन गलत फैसला होगा। कभी पार्लियामेंट से भी करारदादें पास हुई हैं, किसी मुल्क में ऐसा देखा आपने? कभी ऐसे निज़ाम पे एक पिलर दूसरे पिलर पे हमला आवर देखा आपने? इस तरह से कभी भी नहीं होता। ये अजीब ज़माना आ गया है और हमने अभी इसी उम्र में देखना था। ये अजीब ज़माने में नवीद मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं जी सर, और हाल ही में आप इलेक्ट हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी का ये सवाल है कि अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा तो ये किसकी शिकस्त है? ये इमरान खान की शिकस्त है, ये सुप्रीम कोर्ट की, उसके चीफ जस्टिस की शिकस्त है, ये आईन पाकिस्तान की शिकस्त है, या ये किसी की शिकस्त नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की शिकस्त है? देखिए ये शिकस्त या जीत या हार की बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। एक दो बातों पे तो जैसे यासिर बून साहब ने भी कहा और मेरे भाई फैसल ने भी कहा कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि आइन कहता है कि जो इलेक्शंस हैं वो जब असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 डेज़ में होना चाहिए, और अगर असम्बली अपनी टर्म पूरी करती है तो फिर 60 डेज़ में होने चाहिए। तो यहाँ पे जब असम्बली डिज़ोल्व हुई तो उस हवाले से ये थोड़ा सा जो इस इशू इस वक्त पैदा हुए ना, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने ख़ुद इनको अपने ऊपर मुलव्वस कर लिया, हालांकि करना नहीं चाहिए था। सिर्फ प्रोसीजर से सबको इख्तलाफ है कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई तो उनकी एक रिट पटिशन हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 90 डेज़ में इंतखाबात कराए जाएँ। उसके बाद उसके ख़िलाफ़ एक ICA दायर हुई, वो अभी ICA पेंडिंग थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो एक 2 रुकनी बेंच था जिसने एक सर्विस मैटर्स को डील करते हुए एक नोटिस भिजवा दिया कि इस पॉइंट पे पहली दफ़ा हुआ है इस पॉइंट पे 100 मोटर लिया जाए, और इस पॉइंट पे चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटर नोटिस ले लिया। इख्तलाफ इस बात पे है, यहीं से इख्तलाफ शुरू हुआ। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी बहुत अहम है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। हमारा किसी अदलिया से इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पे अदलिया की साख का सवाल है, इसमें इन्वॉल्व ख़ुद को बिला वजह किया गया। अब उसके बाद ये सवाल उभरना शुरू हो गया कि क्या आर्टिकल 184(3) के तहत इन मामलात में 100 मोटर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। उस हवाले से फिर एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है 2023 वो हुकूमत ने पास करवाया। वो पार्लियामेंट से पास होने के बाद सदर के पास गया, सदर ने वापस भिजवा दिया। फिर दोबारा पास होने के बाद अभी वो मराहिल में है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर एक पटिशन पे नोटिस करते हुए उस पर अमल दरामद रोक दिया, जिस पे फिर जो पार्लिमान है, देखें हर एक का अपना अपना डोमेन है, पार्लिमान का अपना डोमेन है, अदलिया का अपना डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का अपना डोमेन है। हम अपने अपने दायरा हदूद में रह के काम करें तो मेरा ख्याल है कभी भी कोई ख़राबी। लेकिन पार्लियामेंट के एक सीनियर मेंबर जो है वो धमकी दे रहे हैं
कि हम जजेस को प्रिविलेज कमेटी में तलब कर लेंगे, ये मुनासिब है? देखिए, ये मुनासिब नहीं है किसी तौर और पर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ऑडिट नहीं कराया, हम इनको बुलाएंगे और इनसे पूछेंगे बताओ ऑडिट रिपोर्टें किधर हैं। इस तरह की बातें चाहे कोई भी करे वो ये मुनासिब नहीं है, और हम इन बातों को कभी सपोर्ट भी नहीं करेंगे। वो कम्युनिटी है जिन्होंने हमेशा आइन की बालादस्ती की जंग लड़ी है, जिन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी है, जिन्होंने हमेशा आज़ाद अदलिया की जंग लड़ी है। अच्छा, अब आपने जो आज़ाद अदलिया की बात की है तो एहसन भून साहब, एक सवाल जो पहले मैंने ज़रा उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि ज़रा एक्सप्लेन करें ना आप, कि एक तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं जिनके बारे में एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि वो नज़रिया ज़रूरत के ख़िलाफ़ एक सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं, लेकिन इसी सीसा पलाई हुई दीवार जो है उसको हेल्प आउट किया पिछले साल जनरल कमर जवेद बाजवा ने। तो बाजवा साहब और बंदयाल साहब का आपस में अलायंस नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि बंदयाल साहब जो हैं वो इमरान खान को भी सपोर्ट करते हैं। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि ये कौम को कंफ्यूज कर दिया गया। अब जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये दावा कर दिया कि भाई ये जो 2 जूनियर जजेस हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, तो ये बाजवा साहब ने कहा था कि ऐसा करें, और अब वो जजेस जो हैं वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं, तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? कोई आज़म नज़ीर तारड़ साहब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे कि आपने रोज़ाना यौम सियाह जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के खिलाफ ही मनाना है? इनसे नहीं पूछना कि तुम आर्मी चीफ की डिक्टेशन पे जजेस को क्यों प्रमोट करते रहे हो सुप्रीम कोर्ट में? मैं आपकी बात बहुत बजा है और बिल्कुल आपने फरमाया भी ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि दैट्स वाई दे आर सफरिंग एंड दे शुड सफ़र फॉर दैट। इन्होंने हमारी जो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का स्टैंड था उससे डेविएट करके इन्होंने ये किया। लेकिन इससे एक बात वाजे हो गई, मीर साहब आप भी देखिएगा कि इससे ये बात वाजे हो गई कि जो तारड़ साहब की स्टेटमेंट है, इससे मतलब ये हुआ कि उस वक़्त बाजवा साहब और हमारी अदलिया के वो बरसरे मसनद लोग जो थे वो एक पेज पे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा तनाव कम करने के लिए ये काम उनका कर दें। जब आप ये सारी बातें, सारे मामलात इधर उधर देख के करेंगे, और इसी तरह मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये अपना फैसल बैठा है, छोटा भाई है। अब बात यह है कि पीटीआई को इनक्यूबेटर से लेकर उसकी जवानी की आज पीक तक बाजवा साहब लेके आए। उनकी जवानी से जब उनको हटाया उस वक़्त मौजूदा हुकूमत को लेके आए। अब ये जनरल बाजवा को सारी एक्सटेंशनें दे के उसके खिलाफ सारे लोग ही साजिशों का इल्ज़ाम लगा दे, तो इनका क्या है? इनको तो भी कोई पूछने वाला होना चाहिए। भाई आप सारे इक़्तिदार के मदे ले लो, एक पार्टी 4 साल ले ले, दूसरी साल ले ले, 1.25 साल ले ले, सारा जो इल्ज़ाम है वो जाने वाले जर्नैल पे डाल दें। मैं समझता हूं कि अगर वो इतने नाकाम आदमी थे तो उनको 6 साल क्यों दिए इन्होंने? मैं तो समझता हूं कि ही वाज ए वेरी एबल जनरल, जो अच्छा। इन सारों को उंगली पे लगा के चलाता रहा। और अदलिया की बात के हवाले से मैं एक अर्ज करूंगा, एतजाज साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, बड़े हैं, उनका मैं एहतराम भी करता हूं, इसलिए उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूं। चलें, इसलिए हम सारे ये उनकी सेहत की दुआ करते हैं। लाहौर में एक पीछे उन्होंने मुझे तकलीफ एक बात की है कि लाहौर में एक गोलमोल कॉन्फ्रेंस जिसे मैं कहूँगा, वो मतलब ये कि आप अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से हट के 4 वकील इकट्ठे करके, तो ये इसी तरह की है आप जो जिस तरह की असम्बली बनाना चाह रहे हैं कि आप 4 बंदे जो हैं, 4 अनइलेक्टेड या हारे हुए लेके इकट्ठे होके आ जाएं जी, वो जो फैसला करते हैं असम्बली को वो मानना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अपने इलेक्टेड जो ऑफिस बेरर्स हैं उनकी बात को मानना चाहिए। और मैं एक यहाँ बात करना चाहूँगा, हमने कल पिछले 20 साल के रेजोल्यूशन जो हैं अपनी ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में निकाले, और उस हवाले से हमने तमाम के तमाम कोट किए कि जिनमें पिछले 20 सालों में हम 184(3) की अपील, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और सुओ मोटो क्राइटेरिया, राइट ऑफ ये जो अपना रिव्यू में चेंज ऑफ काउंसिल है,
और इसी तरह फिक्सेशन ऑफ केसेस के हवाले से। अब मैं एक बात ख़ास तौर पे मीर साहब आपके प्रोग्राम के वसातत से कहूँगा, मैं जनरल हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, उन्होंने तकरीबन 2.25 साल गुजार लिए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वक्त गुजार लिया इज़्ज़त एहतराम के साथ। वो ये समझें कि इस लॉ के ज़रिए इस चीफ जस्टिस के ऑफिस को फॉर ऑल टाइम टू कम इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। उनके तो 5 महीने रह गए हैं। बाद में जस्टिस काजी साहब कहेंगे कि जी ये शायद मुझे क्लिप करने के लिए ले आए थे, उनके आगे वाले कहेंगे भाई आप, बात यह है कि एक चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होती हैं तो आप अपनी ईगो से बढ़कर इस अदारे की तकरीब। अच्छा, ये जो आपने बातें की है ना, इसका रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं फैसल साहब, खास तौर पे एतजाज साहब का जो कन्वेंशन है। बात यह है कि मसद एहतराम आसन भून साहब समेत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसी बात करे जिसका कोई कानून आइन से लेना देना ना हो। इख्तलाफ करना तो हर किसी का हक है, और मैं समझता हूँ गोल मेज कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी। उसमें जो बातें हुई हैं वो आज 10 केसेस में तो मैं पेश हुआ हूँ। कौन सा योम से था, लोग नहीं मानते बात। आपको पता मुशर्रफ साहब की जब ये वकला तहरीक चल रही थी तो पाकिस्तान बार कौंसिल उस वक्त किसने लीड की थी वकला तहरीक? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, मुनीर मलिक साहब। यौम स्याह यहाँ बात करता हूँ फैसल, आपको ये बात बता दूं, यौम स्याह स्ट्राइक नहीं होती, यौम स्याह स्ट्राइक नहीं होती। हमारा यौम सफेद था, आपका यौम स्याह था, आपने मना लिया। हम समझते हैं कि हम नहीं मनाएंगे क्योंकि आपकी बात जो है, आपकी बार की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। जब इलेक्शन की बात होती है तो बारों का काम है काइन के साथ खड़ा होना। ये टाइम नहीं था बेंच फॉर्मेशन और ये बिल लाने का। ये बिल में मुझे ये बताएं कि काजी साहब क्यों नहीं करेंगे? उनकी तो सारी जो है एफर्ट ये रही है कि बेंच फॉर्मेशन के मामला करें। आपको क्यों ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर? ये 5 महीने जो पहले 70 साल नहीं हुआ, अब इस वक्त उस वक्त ये सारे मामला करने की ज़रूरत क्या थी? सर बात यह है कि वकला जो हैं या कोई भी अवाम जो है, किसी पार्टी के जिस तरह अवाम नहीं होते, वकला भी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम भी वोट देते हैं, हमारे वोट लेके देते हैं, हमारे मसाइल को तो हल करता कोई नहीं। तो अपना जो गवर्नमेंट बिल पेश कर रही है बाहर, अपने पहले वकला के मसाइल तो हल कर ले सर। हमारा हक बनता है कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो आप बड़े भाई होने के नाते या रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको कहा जा सकता है कि सर ये बात ठीक नहीं है, हम आपसे एग्री नहीं करते। इस तरह से तो नहीं होता कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो मर्जी करती रहे, सारे वकला उस पर आमीन करें। ना उन्होंने पहले कभी कहा, ना आज कहा, ना सर आइंदा कहेंगे। जब भी मामला होगा आइन कानून का वकला उसके साथ। आपको पता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को आज शोकॉज नोटिस दे दिया। इसीलिए दिया ना, जमहूरियत में ये थोड़ी होता है, ये जो पार्लियामेंट में अमरीत है ये बाहर में भी तो ना लेके आए। अच्छा, एक उनको बात करने दें, एक क्या उसमें वक्फे का वक्त हुआ जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। नवीद मलिक साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस के साथ कुछ अहम लोगों की मुलाकातों की भी खबरें गर्दिश में हैं। फिर आज रिपोर्ट भी जमा हो गया सुप्रीम कोर्ट में, वजारत ख़जाना की और स्टेट बैंक की। अब आपको लग क्या रहा है, आगे कोई मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल होगा या सुप्रीम कोर्ट किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करेगी तो मसला हल होगा? देखें जी, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, आज जो गवर्नमेंट का भी इजलास हुआ उसमें भी मुज़ाकरात की बातें हुई हैं और बहुत सारी पार्टियों ने ये सजेशन दी है कि इन मामलात में मुज़ाकरात करने चाहिए PTI के साथ और इमरान खान के साथ। मेरा ख्याल है कि 1-2 पार्टियां थी जिन्होंने इख्तलाफ किया। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी बहुत सारे लोग जो रब्ता कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इन मामलात को देखें अब किसी तरीके से मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। वजह यह है कि मैं जैसे शुरू में फैसल भाई ने कहा कि इदारों के तसादम में जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा, तो इसलिए ये सूरत हाल अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब दोबारा इसमें कंटेम्प्ट का नोटिस लेना या फिर कंटेम्प्ट किसके ख़िलाफ़ लेंगे। अब देखें काबीना ने तो बिजट पेश कर दिया कि आप रिलीज़ करें फ़ंड, पार्लियामेंट ने उसको नामंजूर कर दिया। अब क्या सारी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ आप वो कंटेम्प्ट लेके पूरी पार्लियामेंट को आप नाअहल कर देंगे? तो इससे मेरा ख्याल है कि पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और इदारों में टकराव जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को मुज़ाकरात से हल होना चाहिए और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि शायद कोई एक ऐसा रास्ता निकल आए
जिससे अफ़ाम व तफ़हीम से ये सारे मामला हल हो सके। अच्छा एहसन मून साहब, हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, नवीद मलिक साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी उनमें तकसीम है। वो जज जो हैं वो जज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, वकला में तकसीम है। बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। मीडिया के भी जो लोग हैं उनमें भी बड़ी सख्त डिवीज़न है। पूरी सोसाइटी में पोलराइजेशन है। इस पोलराइज्ड माहौल में, इतनी सख्त सियासी कशीदगी के माहौल में, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान जो हैं वो आपस में मामला तय कर लेंगे? आपने बहुत सारी चीज़ों का जो कमेंट किया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपना मीर साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो टकराव है खुदा न खास्ता कोई ऐसी सोची समझी साजिश के बगैर जो पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ना ले जिससे निज़ाम सारे का सारा डीरेल ना हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमेशा अल्टीमेट हल जो है वो मिल बैठकर सारे मामलात को, जैसे मैं आपको एक और बताऊं, मौजूदा हालात में आज 18 तारीख हो गई है, 12 अगस्त जो है वहाँ असम्बली की लास्ट डेट है। मीनिंग देयर बाई कि अगर आज एक मेंबर जो है उसकी सीट वेकेंट हो जाए तो अब ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? 120 डेज में ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकता जी। इसलिए मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है जो 90 डेज वाली है उसको मान लेना चाहिए तमाम पार्टीज़ को, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। तो इन सारों को आराम से मिल बैठ के ये बात, और इसी तरह कल हमने बात की कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब घर के बड़े को ही ये काम करना पड़ता है कि वो सारे जजेस साहिबान को इकट्ठे बिठा के, मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई के हक में फैसला आ जाए तो फिर क्या बात है। हाँ। अगर गवर्नमेंट के हक में आ जाए तो फिर क्या बात है। बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि किसी एक केस के लिए रेगुलर बेंच, स्पेशल बेंच बनाने की बजाय रेगुलर बेंच में लगा दें। जो भी हफ्ते के बेंच हैं उनमें से किसी से लगा दें। क्यों ये कहते हैं कि फलां एक टेलर मेड जज बेंच जो है वो बनाकर ये फलां केस जो है सुना जाए। वाई? इससे तमाम लोगों को उंगली उठाने का इशारा मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि फैसला पीटीआई के हक में आ जाए, फैसला हुकूमत के हक में आ जाए, फैसला किसी और पार्टी के हक में आ जाए, हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क का आईन बचाना है। बिल्कुल। तो मैं ये अगली बात जो एक बात जो आपने फरमाई, मैं आखिरी बात कहूँगा। हमने कल अपने पूरे कन्वेंशन में बिल्कुल स्ट्राइक, आप वो लाइव देखेंगे तो उसमें हमने कहा ईद के दिन भी हैं, लोगों की बेल पिटीशंस हैं और लोगों के बहुत सारे ज़रूरी मामलात हैं, इसलिए स्ट्राइक की कॉल नहीं, इसको सिंबॉलिक जो है यौम स्याह मनाना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमने स्ट्राइक कॉल नहीं दी। ठीक है। ये बात शायद फैसल छोटा भाई है ना, तो ये और तरह से पता नहीं किसको राजी करने के लिए करता रहता है। हालांकि इन्होंने जाना फिर उस तरफ ही है जहां से ये वो मांग रहे हैं रास्ता कि वो हमें मिलते नहीं। हर किसी का अपना अपना रांझा है और हर कोई अपने अपने रांझे को राजी कर रहा है। आप अपने रांझे को राजी कर रहे हैं, फैसल भाई अपने रांझे को राजी कर रहा है। हो सकता है कि ये रांझा आपका अपना ज़मीर हो, उसका अपना ज़मीर हो, तो बाज़ औक़ात आपका ज़मीर भी आपका रांझा बन जाता है और उसको राज़ी करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फैसल साहब ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात का रास्ता निकलता है, अगर इफ़, तो उसमें पीटीआई तो इलेक्शन मांगेगी ना, एज सुन एज पॉसिबल। तो क्या पीडीएम इस पोजीशन में है कि पीटीआई को इलेक्शन दे सके? देखिए, पीडीएम के जो सरकर्दा रहनुमा है फजलुर रहमान साहब ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो बैठेंगे भी नहीं। और पीटीआई ज़ाहिर है, पीटीआई को रूल आउट करके टॉक्स हो सकती हैं मीर साहब, आप नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लोग हैं ना जो कहते हैं कि हमने उनसे बात भी नहीं करनी और उनके अलावा हमें जो मर्जी है मंजूर हो जाए, नून लीग और फजलुर रहमान और कुछ और लोग और कहते हैं कि जी हमने उनके साथ बात है। जब आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर किसकी हैसियत को तो तस्लीम करना पड़ेगा ना। सियासी हैसियत को तस्लीम किए बगैर आप इस मौके पे तो नहीं आ सकते। और जो मौजूदा सूरत हाल है, कह रहे हैं कि अगर 1 तारीख लेनी है,
एक तारीख अगर आपने ये 90 डेज़ को मामलात को आगे लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट की दी गई लिमिट के तो से दूर करना है, तो फिर पार्लियामेंट में तो आपको तहरीक इंसाफ के बगैर 2/3 अक्सरियत के बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं होगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको उनको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। तो कौन है जो अदालती अहकाम के बावजूद उनको पार्लियामेंट में नहीं आने दे रहा? देखें ना, एक तरफ आप बात करते हैं कि जी इस तरह से करें उस तरह से करें, तो उसके लिए CBMs या माहौल किसने बनाना है? जी गवर्नमेंट ने बनाना है। तो गवर्नमेंट जो है एक तरफ, जब सराजुल हक साहब आए हैं बनीगाला में, अगले दिन अली जैदी को उठाया नहीं, अली जैदी को 2 दिन कहाँ रखा गया है? तो ऐसे हालात कौन ख़राब करता है? अच्छा, आपने अली जैदी साहब की बात की है, मैं नवीद मलिक साहब, एक बहुत अहम मसला है, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आप सबकी, तमाम पाकिस्तान के लॉयर्स की, जुडिशरी की। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ पोलराइजेशन का। अब ये जो पोलराइजेशन है ये सिर्फ अफराद के दरमियान और जमातों के दरमियान नहीं हो रही, अब ये पोलराइजेशन जो है ये सूबाई मुनाफरत की तरफ भी जा रही है, और इसका जिक्र एक ऐसी जमात का लीडर कर रहा है जिसके बारे में कभी आप सोच भी नहीं सकते कि वो भी ये बात करेगा। जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच साहब, जमात इस्लामी का लीडर, वो क्या कह रहा है? आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, उनकी ज़मानत नहीं, उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। मुझे इसलिए ज़मानत नहीं मिल रही है, मैं अगर न्याजी होता, गंडापुर होता, बाजवा होता, क्यानी होता, केतरान होता तो मुझे ज़मानतें मिल जाती, क्योंकि मैं आम बलोचों के लिए कोई ज़मानत नहीं है अदालतों के पास। जब तक आप क्यानी ना हो, बाजवा ना हो, न्याजी ना हो, गंडापुर ना हो। 3.5 महीने से कैद में हो, रमज़ान मुबारक में भी ईद भी गुजारूंगा, बड़ी ईद भी गुजारूंगा। मैं पंजाब का लीडर नहीं हूँ जो रोएगा जेलों से। मैं 10,000 20,000 लोग ग्वादर के सेशन अदालत ला सकता हूँ इमरान खान की तरह, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आइन को मानता हूँ, मैं कानून को मानता हूँ। जेल के अंदर मेरी लाश निकलेगा, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब नवीद मलिक साहब, ये आपको बतौर पाकिस्तानी कैसा फील हो रहा है कि एक गवादर का एक रहनुमा जो है, जो जेल में है, और वो कह रहा है कि मेरी ज़मानत इसलिए नहीं हो रही कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से नहीं है? ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है अहमद मीर साहब, और इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम पाकिस्तानियों को इस हवाले से कंसर्न भी होना चाहिए और सोचना भी चाहिए। बलूचिस्तान में वैसे ही बहुत सारे ऐसे महरूमी हैं, इतनी वो हमें चीज़ें देता है और हम उसको बदले में क्या देते हैं, और ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़तरनाक होती जा रही है। और ये जो इंसाफ का मेयार है, कई दफ़ा हम यही कहते हैं कि इसको बराबर होना चाहिए, इसको सबके लिए इंसाफ, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। जो इतने अरसे से हम कह रहे हैं कि देखें, अदालतों पे ये गैर ज़रूरी बोझ डालकर आप आम मुकदमात को बहुत दूर कर देते हैं। कितने लोग हैं जो इस वक्त जेल में होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे मुकदमात में होंगे, जो आम लिटिगेंट्स हैं जिनके मुकदमात इन सियासी मुकदमात के नज़र हो जाते हैं और उनके मुकदमात सुने नहीं जाते। तो इसलिए ये तासर कभी भी नहीं जाना चाहिए कि किसी ख़ास अफराद या ख़ास सियासी पार्टी के लिए इंसाफ का मेयार कुछ और है और किसी और पार्टी के लिए इंसाफ का मेयार कुछ और है। मैं एक सिर्फ नवीद साहब की, पंजाब से जो कैदी बलूचिस्तान गए, बलोच जजेस ने उनको इंसाफ दिया है। हसन न्याजी की बेल हुई, दूसरे लोग गए, स्वाति साहब गए। बलूचिस्तान की जुडिशरी मेरी नज़र में ज़्यादा बाहिम्मत है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने पंजाबियों का तो नाम लिया है, लेकिन उनके पीछे कौन है शायद उनका भी नाम नहीं लिया उन्होंने, और हम सब भी जरूरत नहीं करते, हम पंजाबी भी नहीं जरूरत करते, जिनका फ़र्ज़ है बहैसियत बड़ा सूबा होने के। मिसिंग पर्सन्स पे भी हमने बात आपको मैं बता देता हूँ, कुछ बातें कौम को बता देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान ने नाम लिया, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ने वो नाम काट दिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर की नौकरी ख़तरे में चली जाएगी ना। अब आपको पता है मैंने क्या करना है, अब मैंने ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। एहसन भून साहब, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान बार कौंसिल का राब्ता जो है वो चारों सूबों के वकला से और जुडिशल ऑफिशल्स के साथ रहता है, ये क्यों तासुर है एक ऐसी जमात इस्लामी जो कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रही है? उस जमात का लीडर जो है वो ये कह रहा है कि अगर मैं पंजाब से होता तो शायद मुझे भी अदालत ज़मानत दे देती। ये बात कहने पे वो आदमी क्यों मजबूर हुआ है? मैं ये अर्ज़ करूँगा
इस तरह का एहसास महरूमी और डिस्क्रिमिनेशन का एहसास जो है वो हमारी रियासत के लिए बहुत नुकसानदेह है और हमारे ये निशानदेही करता है कि हमारा निज़ाम जो है वो लड़खड़ा रहा है। देखें उनके अज़म में जितनी इस्तिकामत थी मौलाना साहब के और उनके साथ उनका एहसास महरूमी और जिस कदर ये तकलीफ़ दे शिकवा था, ये इंतहाई डेंजरस सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। और अगर हमारी अदलिया ने और हमारे बाकी अदारों ने इस चीज़ का एहसास ना किया, जैसे मैं आपको ये पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ैसला हामिद मीर के फेवर में हो जाए या फैसल के या हसन भून के फेवर में हो जाए या नवीदियात मलिक में हो जाए, ये स्टेट के लोग हैं ना। लेकिन जब हामिद मीर को महरूम कर दिया जाए और फैसल को अकामोडेट किया जाए तो एहसास महरूमी बढ़ेगा, जो हमारे स्टेट के लिए, हमारी फेडरेशन के लिए नुकसानदेह है। और एक बात में जो इस्तारा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत खूबसूरत है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बाजवा होते, नियाजी होते, गंडापुर होते तो ये इंसाफ मिल जाता, उनकी बेल हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मांगूंगा इनसे और ना मैं रोऊंगा, ताकि मैं अपने उस अज़म पे खड़ा हूं जिसकी बुनियाद पे मैंने एजिटेशन की। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई तकलीफ़देह बात है और इस पे हमें तमाम, ये सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत, अदलिया, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस पे सोचना होगा कि आपने जो मैनिफेस्टो है उसमें इन चीज़ों को ले कर चलना होगा कि आप जो महरूम तबकात हैं उनको इंसाफ मुहैया करें, उनको मुआशी इंसाफ मुहैया करें। और जो नाम नहीं लिया वो आपने जब बता दिया तो मैं समझता हूँ कि एवरीबॉडी नोज। अच्छा, अब इसमें एक सवाल और पैदा होता है जी। बात यह है कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए उस इशारे को हम ब्लेम करते हैं और यहाँ हमारा तमाम पॉलिटिकल जो निज़ाम है, स्ट्रक्चर है, वो लड़खड़ा रहा है, उस पे हम कहते हैं कि जी उनकी। अच्छा, ये आपने एक बड़ा अहम बात किया है, सारा सियासी निज़ाम लड़खड़ा रहा है, ये बहुत ही अहम बात है और मेरे पास वक्त भी जो है वो बहुत कम रह गया। फैसल चौधरी साहब, ये क्यों एक लोगों में एहसास और ख़दशा बहुत ज़्यादा उभर में ये बात है कि या अल्लाह खैर कुछ हो ना जाए, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क की तारीख़ है और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये क्यों है। अदालती निज़ाम को मजबूत करना, जजेस को मजबूत करना, जब तक ये नहीं होगा तो बलोच भी चीखेगा, पंजाबी भी चीखेगा, पख्तून भी चीखेगा, सिंधी भी चीखेगा। हमें वक्त आ गया है कि हमें अदालती निज़ाम इंसाफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जदोजहद जैसी करनी चाहिए वैसी होनी चाहिए और अपने इदारों को, जुडिशल इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, और उसकी मजबूती में ही हमारे और आपके हकूक़ जो हैं उनकी हिफाजत हो सकेगी। अगर ये इदारों को कमज़ोर किया गया, जुडिशल इदारों को, जो अदलिया का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मजिस्ट्रेट की अदालत हो, अगर सर उसको कमज़ोर किया गया तो फिर हम सब के बुनियादी हकूक़ महफूज। आखिर में नवीद मलिक साहब, हो सकता है किसी को सवाल मेरा बुरा लगे लेकिन ये सवाल पैदा हो गया है, अगर हमने अदलिया को मजबूत बनाना है तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और ये बल्कि ये लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को, है कल कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो सिर्फ किसी भी वकील को आप नॉमिनेट कर दें 18वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम के बाद। इसमें कल भी हमारा ये जो बार काउंसिल्स का इजलास हुआ उसमें भी ये मुतालबा था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है 18वीं तरमीम के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब रिकमेंड करते हैं किसी भी लॉयर को उसका 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का वकील होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। उसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, किसी तरह की नहीं है, पसंद नापसंद में आया। और जुडिशल कमीशन के इजलास में जिस तरह वो, तो इसमें आपका इत्तेफाक राय है कि जी बिल्कुल इसमें सब ये बड़ा फंडामेंटल आपने क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल इसमें और 175A को ये जो है रेगुलेट करने की जरूरत भी है और उसमें
पार्लियामेंट का जो किरदार था उसकी नफ़ी करना इफ्तिखार चौधरी का जुल्म था, जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम था। 19वीं तरमीम को जिस तरह से डंडे से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जब तक हम एक भरपूर साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंटमेंट बनाएंगे, ठीक है, और इस तरह से नहीं कि जो जनरल गया उस पर नाम लगा के। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते कहूँगा कि मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की बात बहुत से लोगों को बुरी लगी होगी, लेकिन जो बात उनकी ज़ुबान से निकली है लाखों बलोचों के दिल की तर्जुमानी है। अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो सोचिए कि बलोच ऐसा क्यों सोचता है।